चलो कक्षा 9 वाले आज गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। आज पहला भाग है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसके लिए ज़रा ये जो पास में फ़ोटो बनी है इसको देखो। यहाँ पे एक सेब है, ये पेड़ के ऊपर से गिर रहा है। ये बैठे हुए हैं नीचे न्यूटन। इनके पास एक पेड़ गिरा, पेड़ से ऊपर पेड़ में एक सेब लगा था ये वाला, अभी ये नीचे गिरेगा। इनको एकदम से सूझा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़कर चला जाता है। बस यहीं से शुरुआत हुई कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानने की। न्यूटन और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए, दो ये यहाँ पे बना हुआ चित्र, दो अलग अलग पिंड हैं। एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो उनके बीच में बल लगेगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या है कि उनके बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इनका द्रव्यमान m1 इंटू m2 हो गया, तो द्रव्यमान हो गया m1 इंटू m2। तो F जो इनके बीच में लगने वाला बल है, गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, वो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उनके बीच की दूरी थी d, तो d का वर्ग यानी कि d स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती लिखने के लिए हमेशा 1/, जिस चीज़ का अनुक्रमानुपाती करना है उसका 1/, कर दो, अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दो, बस व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो F अनुक्रमानुपाती 1/d स्क्वायर या F व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को मिला के तीसरा समीकरण बना दो, F अनुक्रमानुपाती m1 m2/d स्क्वायर। जो ऊपर लिखा था उसे ऊपर लिखा रहने दो, जो नीचे लिखा था उसको नीचे लिखा रहने दो। अब अनुक्रमानुपाती का जब भी चिन्ह हटाओगे तब कोई ना कोई नियतांक लगाओगे। तो यहाँ पे जो नियतांक लगेगा वो होगा g। बाकी सब कुछ वैसे लिख दो, m1 m2/d स्क्वायर। तो ये जो नियम बना है इसे कहेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहाँ पे जो g है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यही पीछे नियम लिखा हुआ था, F बराबर g m1 m2/d स्क्वायर। तो अगर पेपर में पूछा जाए तो क्या लिखना है, ये वाली परिभाषा लिखनी है और ये वाला नियम लिखना है। अगर 1 नंबर में है, 2 नंबर में है तो पूरा करना है। अब ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व क्या है। महत्व यह है कि हमें इस बल से पता चलता है कि कौन सा बल हमें पृथ्वी पर बांधे रखे हुए है। हम क्यों छत से कूदते हैं तो नीचे ही गिरते हैं, ऊपर आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते हैं, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि चंद्रमा क्यों पृथ्वी के आसपास ही घूमता है, भाग क्यों नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि बाकी ग्रह, चाहे पृथ्वी हो चाहे अन्य ग्रह, वो सूर्य के आसपास ही क्यों घूमते हैं, वहाँ से क्यों नहीं भाग जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि पृथ्वी पर जो समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। अब मुक्त पतन मतलब मुक्त अवस्था में, और पतन मतलब गिरना। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा पृथ्वी की दिशा की तरफ गिरती है। मतलब क्या हुआ इसका समझो। कोई भी वस्तु मान लो छत से फेंकी गई तो वो कुछ रोकने वाला नहीं है, उसको गिरती हुई चली जाएगी एकदम। इसे कहेंगे मुक्त पतन। जैसे तुम छत से गिरे तो नीचे ही जाओगे। अब ये नहीं कि छत से गिरे तो उड़ के ऊपर भी चले जाओगे थोड़ी देर बाद, ये नहीं होगा, नीचे ही जाओगे। तो आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा वेग की। इसे ही कहते हैं मुक्त पतन, कुछ भी रोकेगा नहीं आपको। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी ये जो वेग में परिवर्तन होता है, ये भी एक बात याद रखना है, अभी आगे ये आएगा। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, ये जो आपको नीचे की तरफ में वेग मिल रहा है गुरुत्वीय त्वरण के कारण मिलता है। ये आगे इसकी परिभाषा आएगी। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई यानी कि मुक्त अवस्था में गिरती हुई, मुक्त पतन में गिरती हुई किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण तो पिछले पाठ में पढ़ा ही था, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। इसको प्रदर्शित करते हैं जी से। गुरुत्वीय त्वरण इसलिए क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है। मात्रक अभी भी वही होगा इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी है तो त्वरण ही है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो जी का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। यह है पृथ्वी, तो ऊपर से गिरती हुई वस्तु नीचे की ओर आएगी, तो इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालेंगे। अभी जो नियम था न्यूटन का गुरुत्वीय बल का, F बराबर g m e m, ये m g
MEM/r² लिखा है, जहाँ पर ME पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा M पिंड का द्रव्यमान है। एक पिंड मतलब एक पृथ्वी पर कोई पिंड गिर रहा है, उसका द्रव्यमान M है, पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों का द्रव्यमान ME × M के अनुक्रमानुपाती बटे इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, साथ में नियतांक G की गुणा, तो F बराबर G/MEM/r²। अब ये तो पता ही है, R पृथ्वी की त्रिज्या तथा F लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर ma। यहाँ पर M पिंड का द्रव्यमान तथा G गुरुत्वीय तथा A त्वरण होता था, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा तो A की जगह पर हम रखेंगे G, तो F बराबर mg। ये दोनों बल हैं तो दोनों बलों को बराबर कर देंगे, तो mg बराबर G/MEM/r²। यहाँ से G का मान निकलेगा, देखो यहाँ दोनों तरफ से M और M कट जाएगा, ये वाला M और ये वाला M। यहाँ पे बड़ा M बना है लेकिन इसको छोटा ही मानो, तो ये दोनों M कट जाएंगे, बचेगा G/ME/r²। तो यहाँ पे G गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र आ गया G/ME यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान बटे r² यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र पृथ्वी पर। ये भी पता होना चाहिए कैसे आया, ये भी पता होना चाहिए। दो बल निकाले गए, दोनों बलों को बराबर कर दिया गया और ये M और M कट गया, जितना बचा उतना यहाँ पे लिख दिया, यही G का सूत्र हो गया। ये पूरा किया गया है, इसके बाद सभी का मान रखा गया, ये G का सूत्र है। अब देखो G का सूत्र में क्या है, पहले तो यहाँ पे G का मान रखा गया है, G का मान भी याद रख लेना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.6734 × 10⁻⁻11 Nm² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान रखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या ये दी हुई है, इनका मान रखने से काटने पर G का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सूत्र अभी निकाला ही था, पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सूत्र पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कैसे आया है, और इसका मान भी पता होना चाहिए। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर, मतलब छोटे वाले G और बड़े वाले G में अंतर क्या है, अभी जो पीछे पढ़ चुके हैं उनके मान अलग अलग हैं। ये अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर पृथ्वी पर कुछ और होगा और चंद्रमा पर कुछ और होगा, लेकिन ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसका मान सदैव एक जैसा होगा, चाहे चंद्रमा पर हो चाहे पृथ्वी पर हो। दोनों के मात्रक भी अलग अलग हैं, यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब देखो एक सवाल है कि एक 100 ग्राम की वस्तु है, एक 50 ग्राम की वस्तु, मतलब दो पत्थर हैं, उनको एक मीनार की छत से एक साथ फेंका गया, कौन सा पत्थर नीचे गिरेगा पहले? तो सबसे पहले जो गैलीलियो ने बताया था कि जो हल्का वाला है वो देर में आएगा और भारी वाला पत्थर जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। अगर एक ही ऊंचाई से दो पिंडों को, अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंडों को एक ही समय पर फेंका जाता है तो दोनों पिंड एक ही समय पर नीचे आएंगे। उनके द्रव्यमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हल्का है कोई भारी, दोनों पिंड एक साथ ही ज़मीन पर आएंगे। तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा? कोई भी पत्थर ज़मीन पर पहले नहीं पहुंचेगा, दोनों पत्थर साथ में पहुंचेंगे, दोनों पत्थर साथ में पहुंचेंगे। अब द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण उसका द्रव्यमान कहलाता है। मतलब आप जिस चीज़ से बने हो, जैसे आपका द्रव्यमान निकाला जाए तो आप जिस चीज़ से बने हो उसका परिमाण द्रव्यमान कहलाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है और यह एक अदिश राशि है। इसके साथ में इसकी कुछ गुण हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, चाहे जहाँ भी हो आपका द्रव्यमान समान रहेगा। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है तथा किसी स्थान पर आपका द्रव्यमान शून्य कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो होगा ही, किसी चीज़ से आप बने हो, वो जीरो नहीं हो जाएगा। अगर वो जीरो हो गया तब तो आप ही नहीं बचोगे। इसका मतलब द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। अब यहीं भार में क्या होता है? किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब भार और द्रव्यमान में अंतर है कि ये एक बल है भार, उस बल के कारण पृथ्वी उस भार को उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी ये न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर m। m तो द्रव्यमान हो गया जो पीछे पड़े हो। यहाँ पे a, अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो a की जगह पे g रख देंगे, तो F बराबर m × g। लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है, मतलब F की जगह पर हम रख देंगे W। इसी को कहते हैं भार। मतलब जो पीछे न्यूटन के दूसरे नियम में F था वही होता है वस्तु का भार।
तो वस्तु का भार निकालने के लिए हमेशा उसके द्रव्यमान को उसके गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे बस। या इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक भी न्यूटन होगा, भार का मात्रक न्यूटन। अब 1 किलोग्राम भार को परिभाषित कीजिए और इसका न्यूटन से संबंध बताइए। 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या है? देखो अभी भार का सूत्र लिखा है W बराबर m/g। अगर द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो और g इतना हो, इसका मान रखें तो W बराबर यहाँ पर m की जगह पर रखेंगे 1 किलोग्राम, g तो हमें पता ही था पृथ्वी पर 9.8, इसकी गुणा कर देंगे तो 9.8 न्यूटन। तो अतः पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगता है 1 किलोग्राम भार कहलाता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल 1 किलोग्राम भार कहलाता है। इसका मान 9.8 न्यूटन होता है। अब ये भार और द्रव्यमान में अंतर है, जितना पीछे पढ़ा है वही अंतर में लिखा हुआ है। सभी अंतरों को एक बार देख लेना। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। और एक ये भी बात है कि जहाँ जहाँ पर g का मान 0 होगा वहाँ पर भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। जो भी तराजू से तोलते हो इसको भौतिक तुलाव से, मतलब जो तराजू होंगे उनसे द्रव्यमान नापा जाएगा, ना कि भार। बस आज इतना ही, आगे फिर पूरा करेंगे इसको।